चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है पूरे का पूरा, जिसमें मनी सप्लाई जो है वो पूरे के पूरे मुल्क में जो है फैली हुई है। और आपको पहले पता है कि जब हमने सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा था या सब सर्कल फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, तो यहाँ पे भी बात तय हुई थी कि जनाब जो हमारी मनी सप्लाई है उसकी हैसियत वही है जो कि हमारे जिस्म में ब्लड की है, खून की रवानी। जिस तरह खून की रवानी ज़रूरी है एक जिस्म में, उसको सेहतमंद रखने के लिए एक सेहतमंद खून जो है वो खुराक लेके ऑक्सीजन लेके सेल्स तक जाता है। इसी तरह पैसे या मनी, गुड्स और सर्विसेज लेके हर आम इंसान तक जाता है इकोनॉमी में। अब जाहिर बात है, खून कहाँ से पंप होता है? तो आप कहेंगे सर खून जो है वो हार्ट से पंप होता है और वहां से चलता है। तो हमारे मनी को भी फ्लो करने के लिए, चलाने के लिए एक हार्ट बनाना पड़ता है, और उस हार्ट का नाम है, उस हार्ट को हम कहते हैं डेट इज द सेंट्रल बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक की बात करने से पहले सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के मीनिंग क्या है। कहीं लिखने पड़ जाए मुख्तसर से तो आप लिख सकें। तो मॉनेटरी पॉलिसी है मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैनेजमेंट है दो चीज़ों की, एक मनी सप्लाई की और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आप फैक्चुअली देखें तो मनी सप्लाई ही को कंट्रोल करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो लिहाजा मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी आर द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड मैनेजमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो चीज़ों का जो है वो कंट्रोल करना या दो चीज़ों को मैनेज करना या मुनज़्ज़म करने का नाम जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। एक पैसा यानी मनी सप्लाई इकोनॉमी में, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, ये है कि इस हार्ट का रोल कौन प्ले करेगा? तो वो प्ले करेगा हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का नाम पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए मैंने उसका नाम लिखने की बजाय उसकी तस्वीर लगा दी है। ये आपको ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। बिल्डिंग भी देखने कितनी खूबसूरत है, लेकिन आप यहाँ नहीं जा सकते कोने कोनों में। आप सीधा अंदर जाके कोई काम हो तो जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते आप दाएं बाएं। अच्छा बच्चों, बात हो रही थी कि क्या है सेंट्रल बैंक। कहते हैं अच्छा, और इंडिया में से बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इंग्लैंड में से बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, और अमेरिका ने बड़ा डिफरेंट नाम रखा हुआ, उन्होंने रखा हुआ फेडरल रिजर्व बोर्ड। चाहिए तो हमें भी ये था कि जिस तरह उन्होंने फेडरल रिजर्व बोर्ड नाम रखा है, इसी तरह हम भी कुछ अपने कल्चर का नाम रख लेते, जैसे बैतुल माल रख लेते या ऐसा कुछ नाम रख लेते, ज्यादा अच्छा होता। लेकिन चले, ये मेरा काम तो नहीं है। तो हम कहते हैं ए नेशनल बैंक, एक कौमी बैंक डेट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज, एक ऐसा कौमी बैंक या कौमी इदारा जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग सर्विसेज फॉर इट्स कंट्रीज गवर्नमेंट, जो अपने मुल्क की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब रियासत का बैंक जो है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक है। और उसके अलावा ना सिर्फ उसको ये बैंकिंग सर्विसेज देता है, ये कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी हमारा खजानादार इलाइट बैंक हो सकता है, मीज़ान बैंक हो सकता है, तो रियासत का खजानादार या आगे इलाइट बैंक या मीज़ान बैंक का खजानादार जो है वो सेंट्रल बैंक है। यानी हम आम लोग अपना पैसा जाके रखते हैं बैंक में, और बैंक अपने रिजर्व जाके रखते हैं स्टेट बैंक में। ठीक है जी, तो वो स्टेट बैंक में जाके रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा खजानादार बैंक है और बैंक का खजानादार स्टेट बैंक है, और वो गवर्नमेंट का भी खजानादार है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर देखा जाए तो हम यूं कहेंगे कि नेशनल बैंक दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड इशूइंग नोट। यानी ये जो पिछले वाला काम है,
मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, वो भी इसकी जिम्मेदारी है कि दैट इज इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड इशूइंग करेंसी। तो अब बच्चे के ज़हन में चार बातें होनी चाहिए। पहली बात, नेशनल बैंक किसका बैंक है? शाबाश, नेशनल बैंक किसका बैंक है? दो का बैंक है, एक स्टेट का और दूसरा कमर्शियल बैंक्स का। शाबाश, किसका बैंक है? तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक एंड स्टेट बैंक एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सेकेंडली, इट इम्प्लीमेंट, ये क्या चीज इंप्लीमेंट करता है हमारे मुल्क में? व्हाट इज इम्प्लीमेंट? ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, और करेंसी इशू करता है। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को पे भी स्टॉप कर देंगे तो ये अंडरस्टूड बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी पे भी यहाँ आपने रोक दिया डेफिनेशन को, तब भी क्लियर है, क्योंकि करेंसी इशू तो करनी है। जब मॉनेटरी पॉलिसी इसके पास है तो करेंसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके पास है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि आसान अल्फाज में लिखेंगे, हमें जरूरत नहीं इन अल्फाज की। सेंट्रल बैंक इज प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोवाइड, यहाँ यूं कहेंगे सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू स्टेट and commercial banking system and similarly it's manage our monetary policy, that's all। ये हमारी monetary policy को manage करता है। तो इसका काम तमाम हो गया। चलते हैं बात करते हैं कि इसके काम क्या है। सबसे पहले आप कहेंगे जी इतना बड़ा इदारा है तो काम तो बताएं, इसके फंक्शंस तो बताएं। ये जर्नलाइज बात होती है, जब भी किसी बड़े आदमी से मिलते हैं आप जानना चाहते हैं उससे कुछ बातें, जैसे कि आप फर्ज कर लीजिए आप किसी जर्नल से मिलते हैं, किसी जर्नैल से मिलते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी सर आप क्या क्या काम करते हैं। आप किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, आप सर आप क्या क्या काम करते हैं। क्यों? कि देखिए उस बंदे से हमें क्या लेना, उसके काम पता चलेंगे तो पता चलेगा ना क्या। इसी तरह आज आप स्टेट बैंक से मिले हैं तो आप सबसे पहले पूछेंगे सर स्टेट बैंक आप क्या क्या करते हैं, ये आपके सामने तो बैठा हुआ स्टेट बैंक। तो वो आपको बताता है कि देखिए सबसे पहला काम जो मैं करता हूं कि मैं बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी रियासत का सारा खजाना मुझे पास होता है, ठीक है, और रियासत का लेन देन, कर्जा लेना कर्जा देना, ये सब मेरी जिम्मेदारी। तो वो कहता है कि ऑफर एडवाइस टू पब्लिक डेट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो प्रोवाइड फंडिंग फॉर गवर्नमेंट लुकिंग टू फंड्स प्रोजेक्ट्स एंड इन द सेम वे अ कमर्शियल बैंक वुड टू इट्स कस्टमर्स। तो इसका काम ये है कि ये स्टेट को कर्जा देता है, उसके फाइनेंशियल नीड्स को देखता है और उसके साथ साथ सिमिलरली कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को भी ये देखता है। तो सबसे पहली बात है बैंकर टू गवर्नमेंट है, ठीक है। तो बैंकर टू गवर्नमेंट आप बेशक यहाँ पे रोक दीजिए, यहाँ पे रोक दीजिए, ये सेंटेंस ना लिखिए, इसको अलहदा कर दीजिए। दूसरा काम इसका क्या है? बैंकर टू बैंक, तो वो जुमला यहाँ ले आइएगा इस जगह पे। By holding cash reserve from each bank for the safe keeping, the commercial bank brings a level of protection to the banks। असल में होता यह है कि जिस तरह रियासत का पैसा पड़ा है सेंट्रल बैंक के पास, इसी तरह कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक आजादाना प्रैक्टिस करने नहीं देता। ये कहता है कि जितने पैसे आए हैं हमें रिकॉर्ड दो और उन पैसों में से कुछ हिस्सा हमारे पास आके जमा करवाओ और वो तुम्हारे और हमारे दरमियान मूव होता रहेगा, बाकी पैसा तुम कर्जा दे दो लोगों को। यानी स्टेट बैंक ने ये तय करना है कि कितने पैसे इस वक्त जो जमा हुए हैं उनका कितना हिस्सा तुम लोन दे सकते हो और कितना हिस्सा तुम्हें एज अ रिजर्व रखना है अपने पास। स्टेट बैंक चाहे तो इस रिजर्व को बढ़ा भी सकता है, इस रिजर्व को घटा भी सकता है। अब यहां पे दो बातें भी रखूंगी। पहली बात हुई कि स्टेट बैंक किसका बैंक है? शाबाश, बैंकिंग सर्विसेज किसको दे रहा है? शाबाश, नंबर वन। क्या कहेंगे आप? वक्त आ जाए बैंक के पास पैसे ना हो तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यानी अगर बैंक किसी से कर्जा नहीं ले सकते, जाहिर बात है वो तो हमसे हमारे पैसे लेके बैठे, हमसे कर्जा तो नहीं मांग सकते। लिहाजा उन्हें अगर कर्जे की जरूरत पड़ी तो वो किसके पास जाएंगे? उन्हें कर्जे की जरूरत पड़ी तो वो
किसके पास जाएंगे? वो स्टेट बैंक के पास जाएंगे। तो कमर्शियल बैंक जहां पे समझते हैं कि उनके पास सॉफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? दे ब्रिंग्स द ग्रेटर लिक्विडिटी सिस्टम हेल्प टू प्रोटेक्ट सेवर्स डिपॉजिट्स। तो ऐसी सूरत में सेंट्रल बैंक जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है उनकी फाइनेंशियल, जहां पे वो अनेबल हो जाते हैं टू यूज अदर रिसोर्सेज टू मीट इट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, देन दे यूज सेंट्रल बैंक। तो फिर सेंट्रल बैंक की वो मदद देते हैं। तो हम अपनी बातों को मुख्तसरन बयान करते हैं। स्टेट बैंक जो है स्टेट के रिजर्व रखता है, स्टेट रिजर्व इसके पास है, ठीक है जी, नंबर 1। दूसरी बात यह है, ये स्टेट के बिहाफ पे जो है वो क्रेडिट एंड डेबिट डील करता है पूरी दुनिया से। यानी स्टेट खुद पैसे नहीं लेती जाके कि कहीं जी प्राइम मिनिस्टर पैसे डाल के चेक लेके आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। स्टेट बैंक जो है वो क्रेडिट एंड डेबिट करता है। दूसरी बात यह है कि ये बैंकों को सपोर्ट करता है, उनके सिस्टम को देखता है और उनकी रिजर्व रिक्वायरमेंट डिटरमिन करता है। तीसरी बात यह है कि जहां उन्हें फंडिंग में प्रॉब्लम आती है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, वहां पे स्टेट बैंक जाता है और उन्हें सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है और उन्हें फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है। ये अब एक गारंटी भी है कि एक बैंक हमारे साथ जो लेन देन कर रहा है, अगर फर्ज कीजिए मैं मेज़ान बैंक में या एलाइड बैंक में अपना अकाउंट चला रहा हूं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है? क्यों हम दोनों का, देखिए, एक पार्टी मैं हूं जिसका अकाउंट है और एक पार्टी बैंक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस? शाबाश। जी शाबाश। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ट्रांजैक्शन विद द बैंक? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, यानी $1 150 का, ये फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। अब मेरा मकसद यहाँ सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बताना नहीं था कि प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दूध 100 रुपए का लीटर है तो दूध की कीमत 100 रुपए है, ठीक है जी। शीशे का गिलास 400 रुपए का, तो ये शीशे का गिलास की कीमत है। मेरे सामने पड़ा माइक 3000 का है, तो ये 3000 इसकी कीमत है। इसी तरह $1 की कीमत 150 रुपए, तो किसी भी फॉरेन करेंसी, और यूरो की कीमत गालबन 170 रुपए है। अच्छा जी, तो हर चीज की कीमत है, इस तरह फॉरेन करेंसी यूनिट की कीमत। लेकिन यहाँ जो बताना है वो क्या था? बताना ये है कि सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि इस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल रखे, ठीक है जी। यानी एक्सचेंज रेट ऑफ foreign currencies should be maintained and not fluctuate ना हो। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। तो इनका मतलब कहने का ये है, सारे के सारी बात का मतलब एक ही है, स्टेबल। क्या मतलब है? स्टेबल, कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखा जाए, इसको फ्लक्चुएट होने ना दिया जाए। तो करेंसी की जो अपनी इंटरनेशनल वैल्यू है उसको मेंटेन रखा जाए, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम BOP कहते हैं, शुड बी फेवरेबल, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए क्या हो सके? फेवरेबल हो सके, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें प्रॉब्लम ना आए, वरना आए दिन अगर ये फ्लक्चुएट होता रहेगा तो फिर हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में मसला आएगा। क्या ख्याल? तो बच्चों,
सरमत बेटे आप कैमरा बंद कर दें, ठीक है, आपकी वो आवाज भी आपकी तस्वीर आ रही, तो शुड नॉट लाइक दिस, ऐसे ना हो। अच्छा बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं। तो कैन यू राइट इट, क्या इसमें कोई मुश्किल है? जी शाबाश जी। वर्डिंग तो मैंने आपके सामने लिख के दिखाई है, ये कहाँ किताब की वर्डिंग है, खुद ही लिखी है सारी, और लिखनी चाहिए, रटा नहीं लगाना चाहिए, रटा लगाएंगे फिर मुश्किल हो जाएगी आपको, ठीक है। So should write that if we have to write down the cramming words, वो क्यों लिखें, जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसकी जिम्मेदारी कुछ और भी है, जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जहां हमें जरूरत पड़े कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मुल्क में कितना कर्जा दिया जा सकता है, यहाँ सिंपल वर्ड है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक आल्सो कंट्रोल द क्रेडिट मींस रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंक रिजर्व्स, ठीक है जी, बैंक के रिजर्व्स को कंट्रोल करे, और इसके साथ नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक एडवांसेस लोन हैव अ वाइटल बेयरिंग ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इसकी बहुत ज्यादा वाइटल बेयरिंग होती है। बेयरिंग का मतलब है, बेयरिंग होते हैं जैसे रनिंग होती है, तो इकोनॉमी की रनिंग में इसका बड़ा अहम रोल होता है। तो स्टेट बैंक का काम ये कि कंट्रोल करे कि कितने कर्जे देने हैं और किस तरह के कर्जे देने हैं, और तमाम बैंकों के रिजर्व पे इसकी एक कंट्रोल रहे कि कितना रिजर्व किसके पास। क्लियर होगी बात बच्चों? उसामा का सवाल जो है वो ये हल दे सकते हैं, एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक किसी दूसरे के साथ डील नहीं करेगा, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे डील करेगा, तो एग्रीकल्चर बैंक के साथ डील करेगा कि ये स्पेशल बैंक है मेड फॉर ओनली टू एडवांस लोन टू द फार्मर एंड टेनेंट्स। इसी तरह इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक जो एग्रीकल्चर को लोन नहीं दे सकता, ये स्पेशल बैंक है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डील करता है, तो इंडस्ट्रियल बैंक एस्टेब्लिश करेगा। इसी तरह कुछ इन्वेस्टमेंट ब्यूरोज हैं। फिर बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ सेविंग सेंटर्स आपने देखे होंगे, लिखा होता है बाहर मरकज़े बचत सेविंग सेंटर्स, तो सेविंग बैंक्स या सेविंग सेंटर्स वगैरह ये भी इसी ने देखने हैं कि कौन कौन सी, यहाँ सिर्फ सेविंग रखी जाती है कि जो हमारी घरेलू खवातीन हैं वो अपने घर के खर्चे में से चंद एक रुपए बचाती हैं, 100 200 300 400 500 1000, तो वो यहाँ जमा कराया जा सकता है, और ये छोटी छोटी सेविंग मिलके मुल्क में एक बहुत बड़ा कैपिटल बना देती हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, तो इसको देखना होता है कि और कौन से बैंक की जरूरत है। तो यहाँ आपने कुछ ज्यादा बड़े फिक्रे लिखने की कोशिश नहीं करनी, आपने कहना है कि सेंट्रल बैंक आल्सो फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश स्पेशल बैंक्स लाइक एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक एंड सेविंग सेंटर, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं आपने लिखना इसके अंदर, ठीक है जी। एक्सचेंज रेट के मामले में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी कि सेंट्रल बैंक हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट और स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट इन एन economy, so import and exports can be smoothly managed and balance of payment is remain in favor of the country। आप इसमें से चाहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फिक्रा खत्म कर दीजिएगा, अगर आपको लगेगा यार टाइम थोड़ा है तो इतने पे भी बात खत्म हो सकती है, और अगर बहुत ही थोड़ा है तो कम से कम इतना जरूर लिख दें कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट दे शुड कंट्रोल और स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा, इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर देखें तो ओवरऑल मैंने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई वो कौन कौन सी हैं, फंक्शन कौन कौन से, एक दफा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेक्चर का आगाज किया है, तो सबसे पहले आपसे बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी रिलेटेड विद द मनी, और मैंने आपसे कहा कि मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, कि मुनज़्ज़म करना पैसे के निज़ाम को और मुल्क में शरह सूद को मेंटेन रखना इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव के साथ, वी कॉल्ड इट मॉनेटरी पॉलिसी। हमने कहा कि जिस तरह दिल में एक जिस्म में एक दिल होता है जो खून को चलाता है, और खून पूरे जिस्म के हलियों के लिए खुराक और ऑक्सीजन लेके जाता है, इसी तरह पूरे मुल्क में पैसे के फ्लो को मैनेज सेंट्रल बैंक करता है, और पैसा जहां जहां फ्लो करता है वहां गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाता है। हमने कहा सेंट्रल बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक एक बैंक है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक तो आपकी स्टेट को या आपकी गवर्नमेंट को, और दूसरा आपका कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है
और मैनेज करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को। हमने कहा कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिट एंड डेबिट से डील करता है, उनके रिजर्व्स को होल्ड करता है। फिर हमने कहा कि बैंकर टू द बैंक है कि हमारे बैंक कमर्शियल बैंक है और उनका बैंक सेंट्रल बैंक है। फिर हमने कहा कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए कमर्शियल बैंक्स पर, तो वो सेंट्रल बैंक की तरफ देखेंगे, उससे मदद मांगेंगे और ये उनको हेल्प करेगा। और यहाँ मैंने बताया कि ये उनको कर्जा भी देगा, ये उनको एडवाइस भी करेगा, ठीक है जी, और सपोर्ट भी करेगा। अच्छा, फिर आप देखिए कि हमने यहाँ पे ये भी बात की है कि सेंट्रल बैंक का काम ये है कि एक्सचेंज रेट को स्मूथ रखे, स्टेबल रखे अपने मुल्क में। और सेंट्रल बैंक का काम ये भी है कि अपने मुल्क में स्पेशल बैंक इस्टेब्लिश करे, जैसे सेविंग बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। और स्टेट बैंक का काम ये भी है कि अपने मुल्क में क्रेडिट यानी कर्जे किस तरह के इजरा करने हैं और कितने करने हैं, इसको भी अपने अख्तियार में रखे, चुके इससे इकोनॉमी की डायरेक्शन कंट्रोल होती है। तो ये बच्चों यहाँ तक जो बात की है सबसे पहले तो हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जनाब यदि ऑटम 16 में ये सवाल आया है, ऑटम 16 में ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, छोटा सा सवाल है। और इस तरह का सवाल है जिसमें हम बड़े कैश ऑन कैरी होता है ना, कि इधर पैसे दिए उधर चीज मिल गई, बिल्कुल इस तरह थोड़ी सी एफर्ट से नंबर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात है, लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सिर्फ लिस्ट बना दें, लिस्ट का मतलब हेडिंग लिख दें। हेडिंग का मतलब क्या है, जो टॉप पे मैंने बोल्ड्स में लिखे हुई हैं चीजें कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, बैंकर टू द स्टेट या बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। तो ये अगर आप लिख दें 4 हेडिंग तो 2 नंबर नेट एंड कैश आपको मिल जाएंगे। हमें एक एक दो नंबर ही चाहिए, जो यानी एक एक दो नंबर के सवाल ज्यादा चाहिए हमें, ताकि हमें पूरे नंबर मिलते जाए। अच्छा, उसके आगे किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस कर दिया इन्होंने। Explain how central bank are able to reduce level of aggregate demand in an economy by changing reserve requirement of commercial banks। ये कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये हम आगे चल के मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, इस पे हम तफसील से बात करते हैं। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आगे चल के बात करते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं जैसे पुराने पेपर में बड़ी दफा आया हुआ है, ऑटम 99 में आया, फिर 2003 में आया, फिर 2005 में एक दफा आया, फिर यानी कंटिन्यूस आता रहता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट बैंक, करंट पेपर में भी था। मैंने कहा यार कितनी को दफा लिखे हैं एक ही चीज को, तो इससे मैंने एक आध मिलता जुलता क्वेश्चन ले लिया। आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट आर जनरली परफॉर्म्ड बाय अ सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री। ओल्ड पेपर में भी था, नए पेपर में भी था। मैंने कहा चलो एक लिख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ये बच्चों इसके काम है, फंक्शंस। अब हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ, और ये जो सवाल आपके सामने है 8 मार्क्स के लिए, इसके लिए कुछ करते हैं। ये बड़ा जरूरी सवाल है। ऐसे सवाल जो कि 6 नंबर से ज्यादा रिटेन करते हो या हमें देते हो, और उसके अंदर पॉइंट्स भी महदूद हो, तो हमारी फौरी तौर पे नजर जानी चाहिए कि इसके अंदर क्या ऐसा लिखें कि नंबर मिस ना हो। क्या ऐसा लिखें कि नंबर मिस ना हो। मैं आपसे सवाल करता हूँ। फर्ज कीजिए एक कंटेंट है जिसके अंदर हम जो है एक ही कंटेंट लिखना है या एक मेन एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास वो एक्सप्लेनेशन 4 से 5 लाइन की है, नंबर 6 या 8 है। तो सबसे पहले क्या चीज इसमें ऐड होनी चाहिए, व्हाट शुड वी ऐड इट इन, हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि नंबर मिल जाए। तो अयामा कदीर कह रहे हैं, खतीजा बेटी कह रही हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद बाकी बच्चे जो हैं उन सब की राय है, जिसमें मुश्तबा है कि सर ऐसा कर लेना चाहिए कि हमें इसमें जो है वो डायग्राम ऐड कर लेनी चाहिए। ठीक है मुस्तफ़ा फैसल बेटा, मैंने उस वक्त डेफिनेशन लिख के आपसे पूछी, आपने जी एंटर किया, फिर मैं आगे चला, फिर आपने कहा लिख के दिखाए, मैंने लिख के भी दिखा दी बेटे, फिर आपसे पूछा, फिर जी एंटर किया। तो ये मैं डेफिनेशन ही आपको भेज देता हूँ, आप आराम से लिख लेना है। अभी जरा उस तरफ स्लाइड वापस नहीं जाते हैं, मैं वापस भेज देता हूँ आपको, स्लाइड भेज देता हूँ। अच्छा बच्चों, तो अब बात आ गई क्या जी कि डायग्राम। अच्छा, आपकी बात से मुझे एक वो क्या जोक याद आ गया